तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है परमाणु और अणु। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, परमाणु और अणु। ठीक है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कुछ लॉज के बारे में। क्या पढ़ना है? कुछ लॉज के बारे में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कि जब दो अणु या दो परमाणु, जब दो एटम या जो मॉलिक्यूल है वो जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो किस तरीके से जुड़ते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, लॉ ऑफ क्या? केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर भी 3-4 लॉ आते हैं, उसके बारे में बताओ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आता है 3 लॉ है। तीनों इसके अंदर 3 लॉ पढ़ना है। देखो कौन कौन से 3 लॉ पढ़ना है वो मैं बता देता हूं एक बार। सबसे पहले पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकंड हमें पढ़ना है। ठीक है, सेकंड हमें पढ़ना है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसमें के बारे में मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, और ठीक है, बस इन 3 के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं वो लिखवा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है? रासायनिक रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, तो सर मेन टॉपिक है। जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, अगर बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसमें से बन जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली तुमसे पूछेगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है या उसके 3 टाइप बताओ। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है द्रव्यमान। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोला जाता है? निश्चित निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, और फिर अलग अलग अनुपात का नियम। ठीक है, हमारी बुक्स में बस ये और ये दे रखा है, ये वाला एक्स्ट्रा। ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा। क्या है? ये वाला हमारे बुक में दे रखा है, बाकी ये वाला क्या है? हमारा एक्स्ट्रा दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसके बाद अगर आगे बढ़ूं तो हमें इसमें पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। क्या पढ़ना है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये तो सबसे नेक्स्ट क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे डाल्टन का परमाणु का नियम। ठीक है, डाल्टन के परमाणु का नियम या कुछ भी बोलते। ठीक है, लॉ भी बोलते हैं, थ्योरी भी बोलते हैं। फिर इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है। फिर इसमें 5-6 बातें 10 बातें कही गई थी, तो तुम्हारी बुक में तो 5-6 बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद इसकी कमियां देखेंगे, इसकी लिमिटेशन। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशंस है उसको बताओ। ठीक है, क्या ये क्या होता है? लिमिटेशन को क्या बोलते हैं? जो ये पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, या समझा नहीं पाई। क्या समझा नहीं पाई है, या इसको क्या बोलेंगे? कमियां। बोलेंगे कमियां।
ठीक है, जो उसके थ्योरी में, जो उसके नियम में कमियां थी उनके बारे में। फिर हमें इसके बारे में पढ़ना है एटम्स के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ना है हमें एटम्स किस तरीके, कौन कौन से एटम्स होते हैं, ठीक है। सिंबल्स के बारे में, सिंबल्स एटम्स, परमाणु, ठीक है, क्या होता है परमाणु। उसके बाद सिंबल्स क्या होते हैं, क्या होता है चिन्ह, सिंबल्स क्या होते हैं चिन्ह, ठीक है। एटम्स के सिंबल्स होते हैं कुछ, हाँ मॉडर्न सिंबल्स क्या होते हैं, पहले के सिंबल्स क्या थे, हाँ। फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास मतलब परमाणु के द्रव्यमान के बारे में, परमाणु के द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आ जाएंगे, अगर कुछ और बच जाएगा तो बता दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अणुओं के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे अणुओं के बारे में। और फिर देखेंगे किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, हमने पढ़ा था ना कंपाउंड के बारे में, यौगिक क्या होता है, यौगिक, यौगिक कैसे बनता है, यौगिक कैसे बनता है, बना के देखेंगे, फॉर्मूला लिखवाता हूं ना NaCl, उसके बाद और उसके बाद बाकी HCl, हाँ H2SO4, ये सारे फॉर्मूले हम बात करते हैं ना, तो ये सारे फॉर्मूले बनते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं सिखाऊंगा एक एक जो रिएक्शन है ना किस तरीके से बनती है उसके बारे में। उसके बाद केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हाँ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमने पढ़ा था ना एटॉमिक मास, वैसे क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अणुओं का, अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे निकालते कैसे हैं उसको सीखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद आयंस के बारे में, इसको आवेश भी बोला जाता है, ठीक है, या आयन भी बोला जाता है, ऐसे लिखते हैं आयन, ठीक है, आयन, ये भी पढ़ते हैं। फिर इसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में, कैटायंस, है ना, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से आयन के यौगिक होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका यूज पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, जो अणुओं का सूत्र है उसे कैसे लिखते हैं, अणुओं का सूत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। फिर बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, फिर पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, या वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल, वैलेंसी, इसको मैं हिंदी में बताऊंगा, मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है इसके बारे में, हिंदी में क्या बोलते हैं। फिर देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन क्या देखेंगे, फॉर्मेशन। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, हाँ। फिर इतनी सारी चीजें हमें से पढ़नी है, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हाँ, तो ये सारी चीजें हमें चैप्टर में पढ़नी है, मोटी मोटी चीजें मैंने लिखवा दी है, जो छोटी बहुत चीजें बच जाएंगी उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं, ठीक है, मतलब जो बच जाएगा ना उसमें मिसलेनियस में, हाँ। 15 को मैंने बोला ना बता दूंगा। अरे ये यौगिक, वो आयन के यौगिक का सूत्र कैसे बनता है, ठीक है।
तो हाँ 14 बैलेंसी और बैलेंसर, ठीक है, बात समझ में आ गई? बंद कर दो जाके, मैं कैसे जाऊंगा माइक लगा रखे। हाँ, बात समझ में आ गई? इतने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्लियर है? हाँ, अभी हम एक एक करके एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से, बाकी तो वीडियो आई जाएगी, वीडियो में नोट कर लेना, ये किसी का बच जाता है तो 2 मिनट दे रहा हूँ। हाँ हिंदी भाई बोला तो मैंने 14 का मैं बता दूंगा, 15 का वही है भाई, आयनिक कंपाउंड, आयन की यौगिक का सूत्र कैसे बनाते हैं वो लिख लो, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब कैसे बनाते हैं उस चीज को, ठीक है। 16 मिसलेनियस, अगर कुछ छूट जाता है, कोई टॉपिक मैंने जो लिखवाया नहीं है उसको उसमें करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है थोड़ा। हाँ एक बार मुझे एनसीईआरटी बुक दिखा दो, और एनसीईआरटी बुक दिखा दो, न्यू वाली है ना, न्यू वाली है ना, हाँ नहीं जरूरत नहीं है हिंदी की, तो स्टार्ट करें भाई। हाँ स्टूल ले लो ये ले, और उधर बैठ जाओ, मिटा दूं? चलिए, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। किसके स्टार्ट कर रहे हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। तो उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं चैप्टर का। तो ये सब तो हमें पढ़ना ही है, हाँ, बट हमने पिछले चैप्टर में जब हमने सेकेंड चैप्टर करा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है ना, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो कोई बताना चाहेगा एलिमेंट क्या होता है? हाँ बताओ। बिल्कुल, तो एक जो हमारा वो होता है, हाँ बैठ जा, जो एलिमेंट मतलब हिंदी में उसको बोला जाता है तत्व, ठीक है। तो तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब उससे और ज्यादा सरल चीजें नहीं बनाई जा सकती, वो एक पदार्थ की सबसे सरल चीज होती है जिसे और सरलकृत नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है? एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता था? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तत्वों के योग से क्या बनता था? यौगिक बनता था, ठीक है। जब दो तत्वों को हम मिला देते थे तो उसे क्या बन जाता था? यौगिक बन जाता था या कंपाउंड बन जाता था। हाँ, तो अब उसके में दो चीजें और ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक बार की बात है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, बहुत पुराने साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, क्या नाम था, एक मिनट, कनड, क्या नाम था? कनड, ठीक है भाई, 6 मत बैठो, 5 बैठो आराम से, हाँ ठीक है। तो कनड नाम था, तो कनड ने क्या बोला कि एक एटम या एक परमाणु वो चीज है जब हम किसी पदार्थ को काटते जाए काटते जाए काटते जाए और एक ऐसी पोजीशन है जिसके बाद हम उस पदार्थ को और ज्यादा ना काट पाए, ठीक है, तो वही क्या होगा? हमारा परमाणु होगा। क्या होगा? वही हमारा परमाणु होगा या एटम होगा, जो सबसे छोटी चीज होगी, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई पेज है और मैं उस पेज को फाड़ता जा रहा हूँ फाड़ता जा रहा हूँ फाड़ता जा रहा हूँ, बट एक बार ऐसी पोजीशन आएगी इस पेज में कि मैं उसको और ज्यादा स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा, तो वही चीज क्या होगी? वो चीज क्या होगी? एटम या परमाणु होगी। समझ में आई? वो चीज क्या होगी? एटम या परमाणु होगी। तो दो लाइनें लिख लो, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे आते हैं। एक लिखो, ऑल द मैटर्स, मैं हिंदी में भी लिखवा रहा हूं, पहले इंग्लिश में लिख लो, ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ, ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स called atoms and molecules, called atoms and molecule। हिंदी में लिखिए, सारे पदार्थ
सारे पदार्थ छोटे छोटे, हाँ लिखने के लिए बोल रहा हूं, तुम क्यों नहीं लिख रही हो? तो तुम्हारी कॉपी है। अरे तो पेज पे लिख लो, बार बार कॉपी पेस्ट करना, उस पेज पे जाकर चिपका देना। अरे तो तुम पेज पे लिख लो, बैठे रहने का कोई सेंस तो है नहीं। तो लिख, सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक लिखोगे नहीं तो नहीं होगा। हाँ लिख लो एक पेज लेके उससे। हाँ, सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और उन कणों को परमाणु और अणु कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे किससे बने होते हैं? कणों से बने होते हैं, और उन्हीं कणों को क्या बोला जाता है? अणु और परमाणु बोला जाता है। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है एकदम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं तुम्हारी बुक के हिसाब से चलूंगा, दो ही की बात करूंगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि फालतू में उसमें चीज वो नहीं करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन का नियम। तो क्या होता है कि जब हम दो चीजों को मिलाते हैं, ठीक है, और हमें कोई तीसरी नई चीज चाहिए होती है, तो उनको किसी मात्रा में मिलाया जाना चाहिए ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो जब हम चाय बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिना सोचे समझे चीनी, उसके बाद चाय पत्ती, दूध सब ऐड कर दे भर भर के और चाय बन जाएगी, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? कभी चाय ज्यादा मीठी बन जाएगी या कभी चाय बहुत ज्यादा कड़वी बन जाएगी। तो जैसे चाय का टेस्ट हमें पसंद है वैसा तो बनेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें चाय में हर चीज को फिक्स्ड अमाउंट में डालना पड़ता है ना। जैसे कि हमने पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें आधा गिलास दूध मिलाया, आधी एक चम्मच, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चाय पत्ती, ठीक है, फिक्स हो रखा है। तो हम जब उनको मिला रहे तब हमें जाके चाय मिल रही है ना। तो उसी तरीके से जब हमें कोई पदार्थ चाहिए होता है, कोई मैटर चाहिए होता है, तो हम कैसे रैंडमली किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स को डाल देंगे और उसकी वजह से वो मिल जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो उनको एक नियम के अनुसार मिलाना पड़ेगा, तभी तो हमें मिलेगा, मिलेगा ना। जैसे कि तुमने कलर्स में देखा है, अगर हम येलो को ग्रीन कलर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? ब्लू कलर बनता है। हाँ, तो ये जो हमें दो कलर को मिक्स कर रहे हैं, किसी और दो कलर को मिक्स करने में ग्रीन कलर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उन दोनों फिक्स होता है ना। कुछ और कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, बट इनके अलावा और जैसे मैं ब्लैक और रेड को मिलाऊं तो उससे तो मुझे ग्रीन नहीं मिलेगा ना। तो मुझे किसी भी चीज को फिक्स में मिलाना पड़ेगा, तभी जो चीज मुझे चाहिए तब मिलेगी, है ना। अब मुझे वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगता है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं हाइड्रोजन ज्यादा डाल दूं ऑक्सीजन कम डालूं तो पानी बनेगा? नहीं बनेगा। मुझे हाइड्रोजन को और वाटर को सेम अमाउंट में लेना पड़ेगा, या एक फिक्स प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा, एक अनुपात में लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जाके फिर क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा या पानी बनेगा। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम हमें यही सिखाता है कि हम किस चीज को कितना ले, ताकि हमें नई चीज दिखे या मिले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है वो क्या आता है? इसमें दो लॉ आते हैं, ठीक है। तो दो लॉ क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। लॉ ऑफ क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक होता है लॉ ऑफ क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण का नियम, और हाँ, और दूसरा क्या था? अनुपात का ना, क्या? निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, तो
पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन लिख लो, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है उस बारे में थोड़ा लिख लो। बोलो बोलो। तो लिखिए, द लॉ ऑफ द लॉ ऑफ, और डोंट वरी किसी का भी अगर कुछ छूट जाता है मैं बोलने में तो मैं इस वीडियो को आज ही अपलोड कर दूंगा, कल सुबह तक ये अपलोड हो जाएगी तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास means that means that means that means that in a chemical reaction in a chemical reaction in a chemical reaction in a chemical reaction the total mass the total mass of product the total mass of product the total mass of product is equal to the is equal to the is equal to the total mass of reactant total mass of reactant full stop there is no change there is no change there is no change in mass there is no change in mass during a chemical reaction during a chemical reaction हिंदी में लिखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिक्रिया में उत्पादों 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 का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान अभिकारकों 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 के अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के समान होता है समान होता है समान होता है ये समान होता है कुल द्रव्यमान के समान होता है अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के समान होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नेक्स्ट लाइन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ठीक है
नेक्स्ट इसमें ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक और छोटी सी डेफिनेशन लिख लो और करके। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, मास 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 neither be created, mass neither be created or nor be destroyed, mass neither be created and nor be destroyed। हिंदी में लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना तो सृजन होता है, सृजन सृजन श के ऊपर री की मात्रा और ज न, सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, और ना ही विनाश होता है, और ना ही विनाश होता है। ठीक है, तो अब तक जितनी भी बातें मैंने लिखवाई उसको एक बार समझ लेते हैं बोर्ड पे। ठीक है, मिटाओ इसको। तो देखिए, लॉ ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हिंदी में तो नहीं लिखूं, लिख लोगे? हाँ, तो ये क्या कहता है कि जब हम दो चीजों को मिलाते हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट है, लेट्स सपोज एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, इनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स। हिंदी में क्या बोला जाता है, अभिकारक। तो जब दो अभिकारकों को या दो रिएक्टेंट को मिलाया जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है सी। ये क्या है, प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो जितना इनका, इन दोनों का टोटल क्या होता है, मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है, टोटल द्रव्यमान होता है, ठीक है, इन दोनों का मिला के ए और बी का, ए और बी का जो मास होता है या द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, सी के मास या द्रव्यमान के बराबर होता है। बात समझ में आई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ए 3 ग्राम है, अगर मेरा ए 3 ग्राम है और मेरा बी 2 ग्राम है, ठीक है, तो मेरा जो सी बनेगा वो कितने ग्राम का बनेगा, 5 ग्राम का, क्योंकि इनको प्लस करके भी 5 है और उसको प्लस करके भी क्या है, 5 ही आएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जितनी चीज हम डालते हैं उतना ही हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट या आउटपुट मिलता है। समझ में आई बात? इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ना तो कहीं पे मास एक्स्ट्रा जुड़ा, एक्स्ट्रा जुड़ा क्या, 5 ग्राम दिया तो 5 ग्राम ही था। हाँ, रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया से पहले 5 ग्राम था, अभिक्रिया के बाद 5 ग्राम है। तो ना तो मास बना, ना तो मास क्या हुआ, खत्म हुआ, है ना, ना तो मास का, द्रव्यमान का सृजन हुआ, ना तो उसका विनाश हुआ। तो इसी चीज को क्या कहा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इसको। अरे काम करोगे साथ क्या नोट क्या करो, ठीक है, बड़े बच्चे हो गए हो, सुनते। हेलो मोटो। हाँ तो भाई नोट कर लिया, जाओ। हाँ, तो
ये क्लियर है? ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में वो लिखवा देता हूँ, ये उसको लिख लो। हाँ, तो लेट्स सपोज हमारा केमिकल, अब देखो केमिकल कॉम्बिनेशन में सिर्फ दो चीजें जुड़ती नहीं है, कोई एक चीज है वो टूट भी तो सकती है, वो भी तो केमिकल रिएक्शन है। जैसे पानी टूट के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं लूं क्या, कैल्शियम, हेलो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हेलो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इन लोग इनमें यही बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसको लिया 100 ग्राम, कितना लिया 100 ग्राम का, ठीक है। तो जब इसको मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा, मतलब यहाँ पे क्या होगी, गर्मी, क्या होगी, गर्मी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये दो चीजों में टूट जाएगा, क्या होगा, दो चीजों में टूट जाएगा। क्या बनाएगा, एक तरफ तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और एक बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होगा ये 56 ग्राम होगा और ये क्या होगा, 46 ग्राम में। ठीक है, जब ये टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा 100 ग्राम हमने लिया है, जब वो टूटेगा तो कितने बनेगा, 56 ग्राम क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और 44 ग्राम क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तुम देखो तो 56 प्लस 46 और 56 और 46 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 44 है, कितना हो जाएगा 100। तो देखो जितना हमने क्या लिया था, अभिकारक किया था, तो हमारा जो प्रोडक्ट है बराबर है ना दोनों का मास, ये भी 100 ग्राम, इनको जोड़े तो भी क्या आएगा, 100 ग्राम ही आएगा। तो यही क्या था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा है कि जब भी एक रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन होगा तब ना तो मास बनेगा नया, ना तो मास खत्म होगा। ठीक है, जो मास था वही रह जाएगा, जो मास था वही रह जाएगा, जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान अभी भी रह जाएगा। बात आई समझ में, हाँ आई समझ में, बात क्लियर है, आगे बढ़े, कोई डाउट है, किसी को डाउट, ये 44 में, हाँ कोई डाउट तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसका मतलब कुछ नहीं कर, नॉर्मल क्लास की तरह ही लो इसको, बस वीडियो तुम्हारे ही फायदे के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम घर जाके इसको दोबारा रिवाइज कर सको। मुझे पता है निकिता नहीं करेगी, बाकी तो करोगे, नहीं तो बिजी है ना आजकल, हाँ शिफ्ट नहीं कर रही तुमने, तो इसीलिए मैंने बोला, वैसे तो मैं मार रहा था ना। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ बुक में क्वेश्चन है, चलो और थोड़ा डीप में जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, ये जो सबसे पहला जो इंडेक्स क्वेश्चन है ना, इंडेक्स क्वेश्चन जहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट सबसे पहला वाला पेज नंबर कौन सा है, 27 पेज नंबर पे जो पहला क्वेश्चन है, इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाला दिख रहा है, हाँ दिख गया, वो क्वेश्चन लिखो, ठीक है, मतलब लिख लेना बाद में, नंबर और पेज नंबर लिख के छोड़ दो, ठीक है, समझाता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये तुम्हारी न्यू वाली बुक में 27 पेज नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर 27 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो कितना ग्राम ले रखा है सोडियम कार्बोनेट को, 5.3 ग्राम, कितना लिया गया है 5.3 ग्राम, ठीक है। रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, फिर क्या लिया गया है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कितना लिया गया है 6 ग्राम लिया गया है, ठीक है। कितना लिया गया है 6 ग्राम, ठीक है। और फिर इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है, इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कितना बन रहा है 2.2 ग्राम, ठीक है। वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है वाटर बन रहा है, कितना बन रहा है 0.9 ग्राम, क्या बन रहा है 0.9 ग्राम बन रहा है। और सोडियम एसीटेट बन रहा है, क्या बन रहा है सोडियम एसीटेट बन रहा है 8.2 ग्राम, क्या बन रहा है 8.2 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो अब इसकी एक रिएक्शन हमें क्वेश्चन में लिख रखी है, तो वो रिएक्शन में लिखता हूं। तो रिएक्शन क्या है, देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड के साथ, किसका रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड के साथ, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दूं, CO2 प्लस H2O, ये देगा है ना, H2O इधर लिख है ना, आ रहा है ना, तो H2O। तो अब ये देखो तो सोडियम कार्बोनेट है, ये कितना ग्राम है हमारे पास 5.3 ग्राम है, एसिटेट एसिड कितना है 6 ग्राम है, कितना है 6 ग्राम है, ठीक है। सोडियम एसिटेट कितना है 8.2 ग्राम है, ठीक है। और वाटर कितना है 0.9 ग्राम है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 2.2 ग्राम है। तो क्वेश्चन में अब हमें बोला है कि हम इस केमिकल रिएक्शन में चेक करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रिएक्टेंट को लो, प्लस कर दो, कितना रिएक्टेंट 5.3 प्लस 6 ग्राम, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11.3 ग्राम, कितना आएगा। फिर प्रोडक्ट को ले, प्रोडक्ट में सबको ऐड कर दे, क्या है 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, आंसर को प्लस करेंगे तो 4 और 3, ये भी कितना आएगा 11.3। तो रिएक्टेंट किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट के, दोनों किसके इक्वल है 11.3 ग्राम के। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो गया। तो जब रिएक्टेंट का मास मतलब जो अभिकारक है उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान किसके उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यहाँ पे क्या लग जाता है लागू हो जाता है, देखा ना। देखो मैंने प्रोडक्ट करा तो तभी 11.3 है, और रिएक्टेंट करा तो 11.3, प्रोडक्ट करा तो भी कितना है 11.3, मतलब दोनों का मास क्या है बराबर है, और दोनों का मास बराबर है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ में आई, हाँ आई, सबको क्लियर है, ये नोट कर लीजिए, लिख लोगे सब कुछ। मैं फॉर्मूले जो होते हैं ना वो हिंदी इंग्लिश सेम ही होते हैं, बस तुम्हें हिंदी में लिख देना था कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट हिंदी में लिख देना, तो मैं इनको इंग्लिश में लिखूंगा तो प्रॉब्लम करनी होगी, हाँ तो ब्राउजर, हाँ भाई क्लियर है तक, हाँ बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया, क्या हुआ टॉपिक दिमाग से नहीं हो गया, टॉपिक क्लियर हुआ है, नंबर पता लगे टॉपिक, हाँ आज का पेपर कैसा हुआ, बहुत अच्छा लगा, अच्छा मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए, अरे पूरे आइडिया आरएस से भी आए, एनसीईआरटी से, तो भैया एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे तो हां मैंने क्या बोला था ये बताओ कि जो मुझे क्वेश्चन दिए थे जो बोले हाँ है ना नहीं बताया था हम लोगों का, हम लोग ठीक है हाँ। तो भाई देखो ट्यूशन में अभी हाईएस्ट स्कोर साइंस में चल रहा है
72, उसके बाद है 69, है ना? 69 किसका गया? साजिया जी, हाँ। फिर तुम्हारे कितने हैं? 62, फिर 62, फिर 61, 61 रिद्धि है 72 72 हो गया। तभी तो है। कितने? किसके? 72 और इंग्लिश के वो साइंस के नहीं, सबसे कम है। साइंस का वर्ष है। हाँ, अभी लगी थी और आगे से कृष्णा तेरे कितने थे? किसके? 33 है। आपने नहीं बताया, आपने बताया। देखो सीटी क्या हो जाती है मेरी। ठीक है भाई, नोट कर लिया? ओके, मिटाऊं? समझ में आ गया? ठीक है, कि हमारा दोनों साइड क्या आ गया? मास बराबर आ गया, और जब मास बराबर आ गया तो क्या हो गया? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। नहीं है भाई। अब चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ भाई, बातें करने के लिए नहीं बोला है, बताने के लिए बोला है। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, बोलो। बोलो, लिखिए। अकॉर्डिंग टू law of constant proportion, according to law of constant proportion, law of constant proportion, a chemical compound always consists of same element combined together in the same proportion of by of नहीं लिखना, by mass हिंदी में लिखिए। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विगमन या एक और वर्ड लिख सकते हो, संयोजन होते हैं संयोजित होते हैं या संयोजन। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ,
क्लियर है यहाँ तक? हाँ, हिंदी में लिख लिया। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो जैसे मैंने वो पानी वाला एग्जांपल दिया था, तो वाटर, मैं अगर बात करूं किसकी, वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। तो वाटर को बनाने के लिए मुझे H2 और मुझे O2 को एक फिक्स पोर्शन में लेना पड़ेगा, मतलब फिक्स अनुपात में लेना पड़ेगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। और वो फिक्स प्रोपोर्शन किसका होगा, उनके मास का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो क्या होगा कि अगर मुझे वाटर बनाना है तो मुझे कितना चाहिए होगा, मुझे वाटर और उसका रेशियो होगा वो होगा 1:8, 1:8, ठीक है। किस प्रोपोर्शन में रहेगा, 1 पार्ट हाइड्रोजन का और 8 पार्ट, ठीक है, ऑक्सीजन। तो इस प्रोपोर्शन में जब हम इनको मिलाएंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको 1 से 2 कर देते हैं तो इसको हमें 8 से क्या करना पड़ेगा, 16। अगर ये 15 रहेगा तब भी पानी नहीं बनेगा, क्योंकि यही वाला जो प्रोपोर्शन है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। नहीं बात, हाँ, जैसे हमारा H2 है, ठीक है, और O2 है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 ले रहा हूँ तो इसको मैं 8 लूंगा, अगर मैं इसको 2 ले रहा हूँ तो इसको कितना लूंगा, 16, ठीक है। अगर मैं इसको 3 ले रहा हूँ तो इसको कितना लूंगा, 24, ठीक है। मैं अगर 1 ग्राम लूंगा तो उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 2 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा तो 16 ग्राम इसकी जरूरत, तभी हमारा क्या बनेगा, पानी बनेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, पानी बनेगा। बात समझ में आई? हाँ, कि मुझे इसी प्रोपोर्शन में इन दोनों को मिलाना पड़ेगा तभी मुझे क्या मिल सकता है, पानी मिल सकता है। और इसी से क्या प्रूव होता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है। अगर हम इसके प्रोपोर्शन को किसी भी हाल में छोड़ेंगे, अगर इसको मैं 3 की जगह क्या कर दूं, 5 कर दूं, बट मैं ऑक्सीजन क्या लूं अभी भी 24 ग्राम लूं, तो इससे पानी नहीं बनेगा, तो पानी नहीं बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वाटर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर है? तो अगर मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा तो कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा मुझे, 24। कितना लेना पड़ेगा, 24, क्योंकि मुझे कौन सा रेशियो फॉलो करना है वाटर को बनाने के लिए, 1:8 का। इसका फॉलो करना है 1:8 का, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलाऊंगा तो ही मेरा क्या बनेगा, पानी बनेगा, नहीं तो पानी नहीं बनेगा। तो क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो आज का आपका होमवर्क है कि इन दो लॉस के बारे में और अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी बुक से। हाँ, और एक और होमवर्क, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके 6 या 7 पॉइंट्स है, 6 या 7 पॉइंट्स है, उनको याद करके आइए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है, ये देखो, ये फोटो दे रखी होगी डाल्टन बाबा की, और क्या होंगे 6 वो लिखे होंगे, ठीक है, 6 पोस्टुलेट लिखे होंगे, और ये 6 पोस्टुलेट याद कर लेना। 150% लगा लो पेपर में, हाँ, 150% पेपर में आएगा, ठीक है। लिख के दे रहा हूँ, आज से लिख के दे रहा हूँ, वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इसके पेपर में आया था, जब नहीं आया उसमें तुम्हारे फाइनल पेपर में तो आएगा मैं। हाँ, तो अच्छे से तैयारी करके लाना। हाँ, और यहाँ तक देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया। हाँ, तो यहाँ तक जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, जो इस पेज में 27 का पहला तो करवा दिया है, बाकी कुछ और भी हैं, उनको ट्राई करना करके लाने का, ये ट्राई करना करके लाने का। अगर नहीं होगा तो मैं तो यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो कल तो मैथ्स है, ठीक है, परसों साइंस है, तो परसों साइंस लेके आना दोबारा से,
ठीक है, कल मैथ्स की बुक ले आना। हाँ, और इसके बाद एक्स्ट्रा बुक है वो भी ले आना, आरएस की बुक ले आना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, होप करता हूं तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में नहीं आया होगा तो कल आके मुझसे पूछ लेना। हाँ, तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो टाटा, बाय बाय।